in last class we discussed about the channel terms and condition we discussed, and today we are going to complete the vertical marketing system, horizontal marketing system, and multi-channel marketing system. Okay? Yes. And what is what we discussed in the last class, that is channel terms and conditions. Swati, please tell me that what we discussed in that. Evolution of competition. मैम एवोल्यूशन ऑफ अ चैनल जिसमें बायर के बिहेवियर और लोकेशन के बारे में पता चलता है मैम. फिर कंपटीशन, फिर मैम डायनेमिक कंडीशन ऑफ अ मार्केट, मोटिवेशनल मैम सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. यस मैम. फिर मोटिवेशनल में फिर 2 आ जाता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैम. फिर प्रमोशन मैम. Performance evaluation मैम. Then channel modification. चैनल मॉडिफिकेशन. इसको मैं एक बार आप लोगों को फिर से पूरा शॉर्टकट में एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि इन इवैल्यूएशन ऑफ चैनल अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कुछ चैनल को चूज करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग, 0 लेवल चैनल, 1 लेवल चैनल, किसी भी तरीके के अगर हम चैनल को, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम चैनल का ही यूज करते हैं, ऑब्वियस सा है बात है. अब इसमें हम कोई भी अगर चैनल, हमारे पास बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ठीक है. तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, होलसेलर्स के थ्रू, रिटेलर्स के थ्रू, राइट. तो लेवल्स ऑफ चैनल हम हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है. अब ऐसे केस में आपको एक ही या 2 चैनल आप ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहेंगे, राइट. तो हम क्या चैनल को बेसिकली क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, जितने भी हमारे पास चैनल प्रेजेंट है उसके हिसाब से. अब उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, किसी भी चैनल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जो हम लोगों ने पहले भी क्लास में किया है. प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक, बल्कि प्रोडक्ट है, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, नॉन पेरिशेबल है, ड्यूरेबल प्रोडक्ट है, राइट. नेक्स्ट है आपका बायर बिहेवियर एंड लोकेशन, यानी बायर जो है हमारा कौन से एरिया में लोकेटेड है, उसका बिहेवियर, परचेजिंग पावर क्या है, परचेजिंग बिहेवियर क्या है, परसेप्शन क्या है, ये. उसके बाद फिर कंपटीशन क्या चल रहा है मार्केट में, कितने कॉम्पिटिटर्स मार्केट में अवेलेबल है, उनका क्या क्राइटेरिया है बेसिकली पर्टिकुलर किसी भी चैनल को चूज करने का, ठीक है. फिर आप देखिएगा कि कौन सा चैनल आपके लिए इफिशिएंट हो, यानी कम टाइम पे वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच जाए, साथ साथ में कॉस्ट इफेक्टिव भी हो. इसका मतलब क्या है, जहां पर आपको कॉस्ट इनकर कम करना पड़े किसी भी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है. उसके बाद फिर उसमें कितने इंटरमीडियरीज प्रेजेंट है उस चैनल में, यानी कितने इंटरमीडियरीज को आप यूज कर रहे हो, 1 2 3 इंटरमीडियरीज कौन कौन होंगे, होलसेलर होंगे, रिटेलर होंगे, और आपके साथ साथ में एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है. ये चारों क्या होता है उसको भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी. तो यहाँ पर इंटरमीडियरीज कितने प्रेजेंट है और कितना ज्यादा इंटरमीडियरीज का कंट्रोल है आपके प्रोडक्ट पर, वो भी मैटर करेगा. ये सारे फैक्टर्स है, इवैल्यूएशन में ही हम इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी चैनल को क्या करेंगे, चूज करने की कोशिश करेंगे, राइट. उसके बाद फिर हम डायनेमिक मार्केट कंडीशन में हम अपने चैनल को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी हम क्या सोचेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ चैनल अल्टरनेटिव में. उसके बाद चैनल को हम सिलेक्ट करेंगे, चैनल सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, यानी चैनल को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो उसमें हम क्या क्या चीजों पे ध्यान रखेंगे कि बेसिकली कौन सा चैनल हमारे लिए एप्रोप्रिएट है, और कौन सी बेसिकली जिनको भी हमने एंगेज किया, जितने भी इंटरमीडियरीज है उनको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है. जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह हम इंटरमीडियरीज को प्रोवाइड करेंगे कि प्रोडक्ट को किस तरीके से कंज्यूमर को सेल करना है. तो वी कैन प्रोवाइड देम, वी कैन सिलेक्ट द चैनल, चैनल को सिलेक्शन करना, इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग देना, राइट. ये हम करेंगे सेकेंड पॉइंट में. थर्ड, मोटिवेटिंग इंटरमीडियरीज. जस्ट इमेजिन कि जो भी इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व है आपके प्रोडक्ट को फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने में, अगर वो इंटरमीडियरीज जो है या मिडल मैन जो है, दे आर नॉट मोटिवेटेड, देन दे आर नॉट एबल टू सेल द प्रोडक्ट प्रॉपरली. तो हम मोटिवेट भी करेंगे किसको, इंटरमीडियरीज को. मोटिवेशन के लिए हम क्या क्या चीजों का यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड. फाइनेंशियल रिवॉर्ड में हम उनको बोनस देंगे, अलायंसेस देंगे, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज दे सकते हैं, क्रेडिट का एक्सटेंशन टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं. तो ये सारे हम फाइनेंशियल रिवॉर्ड किसको प्रोवाइड कर सकते हैं, बेसिकली इंटरमीडियरीज को. नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड में क्या होगा, जैसे हमने उनको वेकेशन दे दिया, ठीक है, या फिर उनको हमने एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे दिया. तो इस तरीके से हम मोटिवेट करेंगे किसको, इंटरमीडियरीज को.
एक बार जब इंटरमीडियरीज मोटिवेट हो जाएंगे, ऑब्वियसली देयर प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी विल बी इंक्रीज, राइट। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल तरीके से, अब नॉन फाइनेंशियल में एक और चीज आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो उसके स्किल और नॉलेज को डेवलप करने में यूज होगा। तो यहाँ पर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, इंटरमीडियरीज को मोटिवेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ इंटरमीडियरी, अब हमारे जो इंटरमीडियरीज प्रेजेंट है उनका परफॉर्मेंस कैसा है, यानी कि वो कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम कुछ पैरामीटर्स सेट करेंगे। पैरामीटर्स यानी उसको हम किस तरीके से मेजर करें, उसके लिए हम पैरामीटर सेट करेंगे। पैरामीटर्स कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोई सेल्स टारगेट फिक्स कर दिया कि आपको 30,000 यूनिट बेचना है, सेल्स टारगेट बेसिकली आपने सेट कर दिया। आपने कोई इन्वेंट्री मेंटेन करने का कोई एवरेज बना दिया, या फिर कोई टाइम, या फिर कोई बेसिकली अमाउंट, या फिर क्वांटिटीज को आपने बेसिकली एक मिनट, क्वांटिटीज को आपने बेसिकली डिटरमाइन कर दिया। आप कुछ प्रमोशनल एक्टिविटीज वगैरह करवाइएगा, ठीक है। कस्टमर सर्विस में आपको कितना फीडबैक मिल रहा है आपके इंटरमीडियरीज के लिए, वो सब आप चेक कर सकते हैं। यानी मान लीजिए कि अगर किसी को सेल्स टारगेट 30,000 यूनिट का मिला एंड ही और शी इज नॉट एबल टू सेल मोर देन 30,000 और इवन नॉट एबल टू रीच द 30,000 यूनिट एज वेल, तो ऐसे केस में व्हाट यू विल डिटरमाइन कि ऐसे ये जो इंटरमीडियरीज है इनका परफॉर्मेंस अप टू लेवल या फिर नॉर्मल बेटर नहीं है, और ऐसे को हमें क्या जरूरत है, बेटर परफॉर्म करवाने का, राइट। और जिसका 30,000 से ऊपर जा रहा है बेसिकली यूनिट, तो दे आर बेसिकली गुड परफॉर्मर, राइट। तो इनको हम बेसिकली इंटरमीडियरीज हमारे किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, यानी परफॉर्मेंस उनका क्या है, बेटर है, गुड है, वर्स है, तो उसको हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, राइट। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जब परफॉर्मेंस बेटर नहीं होता है तो हम डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। तो कई जगह पे सिचुएशन ऐसा भी होता है कि वहाँ ट्रेड यूनियन है, या फिर वहां पर एक ग्रुपिज्म वाला सिचुएशन है, तो ऐसे केस में हमें डीलरशिप कैंसिल करने में भी नहीं बनता है। तो हमें कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से हमारे लिए बेटर यही होगा कि हम उस परफॉर्मेंस को, उनके परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश करें, यानी उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह रेगुलरली प्रोवाइड करें, ठीक है। तो नेक्स्ट इज चैनल मॉडिफिकेशन। चैनल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि जो आप चैनल यूज कर रहे हो, जो भी, जैसे आप ऑफलाइन चैनल के थ्रू प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अब उसका डिमांड, उस तरीके के चैनल का डिमांड कंपैरेटिवली लो होता जा रहा है, ठीक है। मार्केट में जो कंज्यूमर्स है उनके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रेजेंट है, आपके प्रोडक्ट का डिमांड कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल जो है वो रिड्यूस हो गया, खत्म होने वाला है, प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज में जा रहा है। ऐसे केस में आपको अपने बेसिकली प्रोडक्ट, जो आपके जो बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट का आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसको आपको चेंज या फिर बदलने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपका चैनल क्या हो गया मैम? एक मिनट हाँ, मैं एक मिनट, जब भी हम अगर कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जो है वो हम तब चेंज करने की कोशिश करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज द बेसिकली चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम तब चेंज करेंगे जब हमारे पास जो एग्जिस्टिंग चैनल है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है एग्जिस्टिंग सिचुएशन के साथ, यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कम होता जा रहा है, ठीक है, या तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड जो है उतना नहीं है बिकॉज ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इफिशिएंट नहीं है उतना, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में वी जस्ट नीड टू मॉडिफाई द चैनल। एक मिनट बताइए ना, ठीक है। इनडायरेक्ट चैनल यूज करो जहां पर होलसेलर्स भी है, रिटेलर्स भी है, बहुत सारे इंटरमीडियरीज हैं, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिक्लाइन स्टेज में, आप इतना ज्यादा कॉस्ट इंकर नहीं कर सकते इतना लंबे चैनल में, ठीक है। तो आप उसको कोशिश कीजिएगा शॉर्ट करने का, चेंज करने का, बदलने का। या फिर अभी क्या है, ज्यादातर ऑनलाइन ज्यादातर प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, आप ऑफलाइन वाले तरीके से प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करो अभी तक, ठीक है। तो ऐसे केस में आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दोगे, यानी चेंज कर दोगे, कुछ मॉडिफिकेशन ले आओगे, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि कोई एक कंपनी जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ चलता है। बहुत सारे ऐसे भी कंपनीज हैं जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, छोटे कंपनीज नहीं, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जिनके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव, जो फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज करते हैं, खासकर ब्रांडेड आपके कंपनीज जो है। अभी आप देखो ना, कोई सा भी प्रोडक्ट उठा लो, कोई सा भी कंपनी, ब्रांडेड कंपनी, सबका आपको ऐप मिल जाएगा गूगल प्ले में, ठीक है, प्ले स्टोर में।
और उसके बाद आराम से आप कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आपके पास ऑप्शन प्रेजेंट होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो चैनल मॉडिफिकेशन था वो समझ में आपको आ गया होगा कि कई बार हमें चैनल को इंक्रीज, डिक्रीज, चेंज, मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मार्केट सिनेरियो, बिकॉज ऑफ इन द चेंज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन दैट केस वी जस्ट नीड टू चेंज द चैनल। यहाँ पर जो हम चैनल यूज कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको हम बदल सकते हैं। तो ये कुछ चैनल्स के टर्म्स एंड कंडीशन थे। पहली बात, कभी भी चैनल चूज करेंगे तो उसके लिए जितने भी फैक्टर्स हैं उसको हम इवैल्यूएट करेंगे, जितने भी फैक्टर्स प्रेजेंट है, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज कि कोई भी चैनल को सिलेक्ट करेंगे, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनको कोशिश करेंगे हम क्या करने का, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट है इंटरमीडियरीज है उनको हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे क्योंकि वो ही आपके प्रोडक्ट को फाइनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारे इंटरमीडियरीज जितने भी हैं जैसे होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, ये जो आपका इनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे हम, इंटरमीडियरीज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में अगर जरूरत पड़े अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट सिचुएशन वी कैन ऑल्सो चेंज और मॉडिफाई द चैनल। क्लियर हो गया? तो ये आपके कुल चैनल के टर्म्स एंड कंडीशन थे। अब यहाँ पर एक टर्म आता है दैट इज इंटरमीडियरी, जिसके बारे में मैंने बोला था कि मैं आप लोग को बताऊंगी। तो यहाँ होते हैं होलसेलर, रिटेलर, एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर। इनको मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ कि ये चारों क्या होते हैं। फर्स्ट आता है आपका होलसेलर। होलसेलर क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को बल्क में परचेज करता है। ठीक है, बल्क में परचेज करके अपने पास वो स्टॉक कर लेता है, यानी कि प्रोडक्ट को खरीद लेता है मैन्युफैक्चरर से और फिर होलसेलर क्या करे, उसी प्रोडक्ट को, जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको व्हाइट बोर्ड में बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है, इसने प्रोडक्ट जो है इससे होलसेलर को दिया, यानी होलसेलर ने किससे परचेज किया, मैन्युफैक्चरर से। अब मैन्युफैक्चरर और होलसेलर जो है ना उसको वो क्या देगा, एकदम थोक में इतना सारा प्रोडक्ट उसने सेल किया, यानी कि ये हमेशा बल्क में प्रोडक्ट खरीदेगा किससे, मैन्युफैक्चरर। अब होलसेलर जो है इतना जो बल्क वाला प्रोडक्ट है इसको क्या करेगा, छोटे छोटे क्वांटिटी में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आई एम सेइंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी रिटेलर्स जैसे जैसे होंगे, जैसे आसपास के लोकेलिटी के छोटे मोटे रिटेलर्स जो होते हैं, आसपास के जो लोकेलिटी के छोटे मोटे रिटेलर्स होंगे वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, बहुत लो क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह जैसे बिग बाजार वगैरह होता है, अगर वो होलसेलर से खरीद रहे हैं तो वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे। ठीक है, या फिर मेन मार्केट एरियाज में जो ज्यादातर शॉप होते हैं। तो इसी तरीके से रिटेलर की जितनी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से इस बल्क को, यानी इस थोक को हम ब्रेक करते जाएंगे, यानी तोड़ तोड़ करके और रिटेलर्स को क्या करते जाएंगे, प्रोवाइड करते जाएंगे। और रिटेलर प्रोडक्ट किससे खरीदेगा, होलसेलर से अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड डिमांड। तो ये होते हैं होलसेलर। ठीक है, अब इसमें बहुत टाइप्स ऑफ होलसेलर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आपके मर्चेंट होलसेलर होंगे। मर्चेंट होलसेलर क्या करते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट जो होता है आपका, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड जो होता है आपका, उसमें क्या सिचुएशन होगा कि वो गुड्स को पहले ही खरीद लेंगे अलग अलग जगह से, मतलब 10-15 मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट को खरीद के होलसेलर अपने पास जमा करते हैं, उसके बाद रिटेलर को सेल करते हैं। ये होते हैं मर्चेंट होलसेलर। एक होते हैं आपके इंटरनेट होलसेलर, वो सारा का सारा काम इंटरनेट के थ्रू करेंगे, यानी जो प्रोडक्ट खरीदेंगे मैन्युफैक्चरर से और उसके बाद से इंटरनेट के थ्रू उसको रिटेलर तक पहुंचाएंगे। और इसका एग्जांपल है इंडिया मार्ट। सुना है सबने इंडिया मार्ट? इंडिया मार्ट सुना है? कभी भी उसका साइट ओपन करके चले। तो होलसेलर में एक मर्चेंट होलसेलर होते हैं। मर्चेंट होलसेलर का क्या काम होता है, बेसिकली वो प्रोडक्ट को अलग अलग मैन्युफैक्चरर से खरीद करके अपने पास स्टॉक में रख लेंगे। उसके बाद जितने उनके अपने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में रिटेलर्स होते हैं उनको वो सेल करते हैं। इनको कहते हैं मर्चेंट होलसेलर। अलग अलग मैन्युफैक्चरर से खरीद करके रख लेंगे। ठीक है, जैसे सोप वाले से सोप खरीद लिया, मसाले वाले से मसाला खरीद लिया, समझ रहा है, मसाले वाले मैन्युफैक्चरर से मसाला खरीद लिया, मतलब ग्रेन्स वाले से ग्रेन्स परचेज कर लिया। ऐसे करके वो अपने पास क्या कर लेंगे, स्टॉक कर लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा होलसेलर कोई भी प्रोडक्ट बल्क में खरीदता है, यानी थोक में खरीदता है। ठीक है, अब ये होते हैं मर्चेंट होलसेलर। एक होता है इंटरनेट होलसेलर, इंडिया मार्ट जैसे एग्जाम्पल में सारा इंटरनेट एंड ऑनलाइन के थ्रू वो काम करते हैं। ठीक है,
ऑनलाइन वो आपको, जैसे मैं अगर कंज्यूमर हूँ ना, तो मैं अगर उनसे ऑर्डर दूंगी 2 पीसेस का, तो मुझे 2 पीसेस का ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। 100 पीस, 200 पीस, किस तरीके से वो सेल करते हैं। यानी इंडिया मार्ट इज अ होलसेलर जो रिटेलर को प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है। खारी बावली में जितने भी शॉप्स है, खारी बावली इज अ फेमस फॉर द मसाला, ठीक है, तो वहां पर मेजोरिटी जो शॉप है वो सारे होलसेलर है। तो इंडिया मार्ट में वो लोग डील करते हैं, इंडिया मार्ट में आपको मसाले का ऑप्शन दिखेगा। तो ये तो मैंने आपको नॉर्मली बता दिया, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं आपके एक और टाइप के होलसेलर होते हैं, वो होते हैं आपके स्पेशलाइज्ड होलसेलर। स्पेशलाइज्ड होलसेलर क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक कंपनी से प्रोडक्ट को क्या करते हैं, वो परचेज करते हैं। यानी जैसे मोबाइल की कंपनी है तो सिर्फ मोबाइल की कंपनी में, जैसे सैमसंग है तो सिर्फ सैमसंग का ही प्रोडक्ट वो अपने पास क्या करते हैं, बल्क में खरीदते हैं एंड फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। आई बात समझ में। मर्चेंट वाले में क्या था, बहुत सारे गुड्स को अलग अलग मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं। स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड वाले में क्या है कि एक ही प्रोडक्ट को खरीदते हैं, कौन, वो होलसेलर, और उसी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे सैमसंग है तो सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के साथ डील कर रहे हैं, क्लियर हो गई बात। तो ये थे स्पेशलाइज्ड। एक आपके होलसेलर होते हैं फुल सर्विस होलसेलर। फुल सर्विस होलसेलर का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसे होलसेलर है कि अगर आपने प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया, मतलब बीइंग अ रिटेलर, अगर मैं प्रोडक्ट का ऑर्डर दूं, ठीक है, होलसेलर कभी भी कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल नहीं करता, याद रखिएगा। होलसेलर कंज्यूमर को प्रोडक्ट तभी सेल करेगा जब वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेता है, और ऐसे बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो हम इसको सिर्फ, अगर सिर्फ और सिर्फ रिटेलर, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, बीच में होलसेलर है। तो होलसेलर जो है आपका, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जो मान लीजिए आपके रिटेलर है उन तक प्रोडक्ट पहुंचाएगा भी, यानी प्रोडक्ट को डिलीवर भी कराएगा। जरूरत पड़ेगी तो रिटेलर को प्रोडक्ट सेल कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग भी दे देगा, ठीक है। प्रोडक्ट का ऑर्डर भी वो जाके खुद ले लेगा, यानी होलसेलर का जो पर्सन होगा वो प्रोडक्ट का ऑर्डर भी जाके रिटेलर के यहाँ जाकर खुद लेगा। तो ऐसे होलसेलर को कहते हैं फुल सर्विस होलसेलर, यानी कि सारे सर्विसेज कौन देगा, होलसेलर देगा रिटेलर को, ठीक है। अब एक होता है लिमिटेड सर्विस होलसेलर। लिमिटेड सर्विस होलसेलर कौन से होलसेलर होंगे, जो बहुत लिमिटेड सर्विस देंगे। जैसे कि एक होलसेलर आपके ऐसे होंगे जो आपको कैश एंड पिक वाला ऑप्शन देंगे, यानी कि अगर आप उनको पैसा दीजिएगा प्रोडक्ट का, तब वो आपको प्रोडक्ट दे देंगे। अब वो ट्रांसपोर्टेशन का, उसको ले जाने का जिम्मेदारी आपकी। तो ऐसे ऐसे होलसेलर लिमिटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज लिमिटेड सर्विस होलसेलर, ठीक है। उनको कैश मिलेगा, वो आपको प्रोडक्ट दे देंगे, प्रोडक्ट दे विल गिव यू, लेकिन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर delivering the product to your shop and your store। तो ये होते लिमिटेड जो आपके होते होलसेलर। तो ये आपका एक इंटरमीडियरी कौन हो गया, होलसेलर। दूसरा इंटरमीडियरी कौन होते हैं, उसको हम कहते हैं रिटेलर। अब रिटेलर कौन होते हैं, रिटेलर वो होते हैं जो फाइनली इंटरेक्ट करते हैं कंज्यूमर से। ये कौन होते हैं, जो फाइनली आपके इंटरेक्ट करेंगे कंज्यूमर से। यानी कि अगर आपका जो ये वाला, जो अगर हम देखें नॉर्मली, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है और उसके बाद फाइनली कौन आता है, कंज्यूमर आता है। यानी कि फाइनली प्रोडक्ट कहाँ पहुंचता है, कंज्यूमर के पास। तो यहाँ मान लीजिए होलसेलर था और यहाँ मान लीजिए कौन है, रिटेलर है। तो रिटेलर जो है वो क्या करता है, फाइनली कंज्यूमर तक क्या करता है, प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर के नीड सेल करता है। और ये खुदरा, जो बोलते हैं ना, खुदरा बिक्री करता है, ठीक है। यानी 1-2 क्वांटिटी में सेल करेगा किसको, कंज्यूमर को। वही होलसेलर से रिटेलर जो है वो भी अपने शॉप या फिर बोल सकते हैं अपनी लोकेलिटी या फिर अपने वहां पर कंज्यूमर का कितना डिमांड है, उस हिसाब से होलसेलर से ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, उठाते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट सेल करते हैं। और रिटेलर्स बहुत टाइप के होते हैं जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आपके मॉम एंड पॉप शॉप होते हैं। मॉम एंड पॉप शॉप को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपके ट्रेडिशनल शॉप होते हैं जो आसपास में जनरल स्टोर वगैरह होते हैं ना, उसको हम कहते हैं मॉम एंड पॉप शॉप। तो ये एक टाइप का आपका रिटेलर हो गया, ठीक है। एक होता है आपका डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर वैसे स्टोर्स होते हैं जहां पर आपको एक ही रूफ के नीचे बहुत सारी वैरायटीज मिल जाएगी, लेकिन ग्रोसरी का आइटम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको क्लोथ मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाएंगे, आपको बैग्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके का जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है उसमें ग्रोसरी जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, यानी खाने पीने की चीजें अवेलेबल नहीं होती है डिपार्टमेंटल स्टोर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक और आता है आपका
सुपर मार्केट होता है जैसे रिलायंस फ्रेश वगैरह, आप लोगों ने सुना होगा रिलायंस फ्रेश वगैरह, ये होते हैं सुपर मार्केट जो आपके ग्रोसरी, थोड़ी बहुत ग्रोसरी, वेरी लेस ग्रोसरी, बट फ्रूट, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो आराम से सुपर मार्केट में आपको मिल जाता है। और कुछ कुछ घर के होम अप्लायंसेस वगैरह भी, किचन के अप्लायंसेस वगैरह जो नहीं होते जैसे कि चाकू, ये सब लाइक नाइफ एंड ऑल, तो ये चीजें आपको सुपर मार्केट में मिल जाता है। बट मेजोरिटी दे आर सेलिंग फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट। एंड बहुत सारे सुपर मार्केट में आपको नॉनवेज के मीट भी मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका सुपर मार्केट। नेक्स्ट आपका आता है हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट क्या होता है? हाइपर मार्केट को बस एक चीज में याद रखिएगा, डिपार्टमेंटल स्टोर प्लस सुपर मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर प्लस सुपर मार्केट, दोनों को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा? हाइपर मार्केट। हाइपर मार्केट का एग्जांपल क्या हो सकता है? बिग बाजार। बिग बाजार देखा है, उसमें फ्रूट्स भी मिलता है, वेजिटेबल्स भी मिलता है, ग्रोसरी के भी आइटम्स मिलते हैं, बाकी भी आइटम्स मिल जाते हैं। तो हाइपर मार्केट इज समथिंग एक्सटेंशन या फिर बोल सकते हैं एडिशन ऑफ डिपार्टमेंटल एंड सुपर मार्केट, ठीक है। फिर कुछ शॉपिंग मॉल्स होते हैं। शॉपिंग मॉल तो तब सब लोग गए हो। शॉपिंग मॉल में क्या होता है कि एक ही रूफ के नीचे अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं, यानी कि बहुत सारे शॉप्स वो क्या रखता है, कंसिस्ट करता है बहुत सारे शॉप। जैसे आप पीएनएम मॉल गए होगे, वहां पर तो क्लासेस, वहां पर आप गए होगे पीएनएम मॉल पटना में, तो वहां पर क्या होगा, आपको हर चीज का ब्रांड मिल जाए, ली कूपर, लिवाइस, ठीक है। बिग बाजार तक उसमें है, बिग बाजार भी है। तो यहाँ पर मॉल्स का मतलब क्या होता है, जहां पर आपको मल्टीपल ब्रांडेड शॉप एंड मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो एक सिंगल रूफ के नीचे मिले। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस बस यही होगा कि डिपार्टमेंटल स्टोर में वो जो स्टोर होगा वो सारा का सारा जो स्टोर होगा उसका बिलिंग एक जगह पे होता होगा, है ना। लेकिन सुपर ये आपका मॉल्स में क्या होगा कि आप एक स्टोर में एंटर जाओगे, उसी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज करोगे, वहीं पर आप क्या करोगे, बिलिंग पेमेंट करके निकल जाओगे। तो एक तरीके से शॉपिंग मॉल इज अ काइंड ऑफ हब जहां मल्टीपल शॉप्स आर प्रेजेंट। फिर आपके कुछ और होते हैं, हॉकर्स होते हैं, पेडलर्स होते हैं। हॉकर्स पेडलर्स वगैरह कौन होते हैं? जैसे कि कुछ सामान घर के आसपास नहीं आते, पैदल चलते हुए कुछ टोकरी पे सामान लेते हुए आते हैं, पेडलर्स वगैरह। फिर आपके वेंडर्स वगैरह भी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। वेंडर वगैरह कौन होते हैं? जो आपके घर के आसपास सब्जी वब्जी बेचने आते, दे आर ऑल्सो अ रिटेलर, क्योंकि वो आपको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। बट वो सारे अनऑर्गेनाइज में आएंगे। वो किस में आएंगे? अनऑर्गेनाइज में, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट वगैरह ऑर्गेनाइज में आएगा। हॉकर्स, पेडलर्स, वेंडर्स। फिर मोबाइल सेलर, मतलब मोबाइल सेलर का मतलब क्या होता है, जो एक जगह पे टिक के प्रोडक्ट ना सेल करता हो, जिसका कोई पर्टिकुलर शॉप ना हो, घूमते फिरते जो प्रोडक्ट सेल करता है। तो ऐसे जो टाइप के होंगे वो अनऑर्गेनाइज में आएंगे। अब आपका कुछ और भी टाइप के होते हैं रिटेलर, जैसे आपके चेन स्टोर रिटेलर होते हैं, जिसका चेन होता है, पिज्जा हट, डोमिनोज, सब ये सब क्या है? चेन है, फूड चेन है। तो ये चेन स्टोर्स होते हैं जिसके एक कंपनी के बहुत सारे मल्टीपल शॉप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कन्वीनियंस स्टोर होता है, जो 24/7 खुला होता है, यानी 24 घंटे 7 दिन खुले होते हैं शॉप। तो इस तरीके के भी कुछ रिटेलर्स होते हैं। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। और रिटेलर्स क्या कर, बेसिकली कंज्यूमर से फाइनली डील करते हैं, कंज्यूमर को फाइनली प्रोडक्ट सेल करते हैं, कंज्यूमर की नीड को समझते हैं, एंड कंज्यूमर का जो भी फीडबैक होता है प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो भी वो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर तक प्रोडक्ट के बारे में क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट आया, मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर आपका एक शॉप है, आपने उसमें कुछ कुर्तियां मंगवाई और कुर्ती का जो सेल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया एकदम से। तो दिस इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि आप कंज्यूमर जो है मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को लाइक रहा है। तो आप इस तरीके का इंफॉर्मेशन जो है वो आपने आगे पहुंचाओगे, होलसेलर को बताओगे कि प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया, आप मुझे और भी प्रोडक्ट भेजिए। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरर भी डिटरमाइन कर पाएगा कि मार्केट में उसके प्रोडक्ट का डिमांड पर्टिकुलर एरिया टू एरिया कितना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो रिटेलर है, ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट एज वेल एज फॉर कन्विंसिंग द कंज्यूमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? तो ये होते हैं रिटेलर्स। अब एक आता है डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? हु इज दिस? डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली कुछ कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जिसको कंपनी खुद ही स्टार्ट करती है, कंपनी खुद ही लेकर आती है। जैसे आपके मोबाइल की कंपनी के लिए आपका आई वर्ल्ड है, आई वर्ल्ड है ना, आईफोन। तो आई डेस्टिनी जो है बेसिकली वो आईफोन का खुद का अपना डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने शुरू किया, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है।
तो कुछ ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो खुद इंडिविजुअली क्या करते हैं, अपने आप को रजिस्टर, मतलब एक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर कौन होगा, जो आपके प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपके प्रोडक्ट को डायरेक्टली अपने यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर क्या करेंगे, वो कंज्यूमर को सेल करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या होंगे, ऑथराइज डीलरशिप या कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन या कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे जो आपके प्रोडक्ट को फाइनली कंज्यूमर तक सेल करेंगे। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपके प्रोडक्ट को बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके एजेंट। अब एजेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो एजेंट जो प्रेजेंट होगा वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। एजेंट जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पर एजेंट होगा, यहाँ पर होलसेलर होगा, यहाँ पर रिटेलर होगा और यहाँ पर फाइनली कौन होंगे, कंज्यूमर होंगे। तो एजेंट जो होता है ना, वो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में प्रेजेंट होता है। कई बार यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पर भी एजेंट प्रेजेंट होता है होलसेलर और रिटेलर के बीच में। तो ये जो एजेंट होगा ना, उसका क्या काम होता है, ये एक लिंक होता है। दीज आर उसका लिंक, ये एक लिंक होता है। लिंक किसके बीच में बनाएगा, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच में बनाएगा। जितना भी पेपर वर्क वगैरह होगा ना, जैसे पेपर वर्क करवाना, होलसेलर को मैन्युफैक्चरर से मिलवाना, कितना क्वांटिटी होलसेलर परचेज करना चाहता है उसके बारे में करना। तो एजेंट जो होता है ना, वो प्रोडक्ट को होलसेलर की तरह परचेज नहीं करेगा, नेवर परचेज, वो परचेज नहीं करेगा, वो बस परचेज करवाएगा। यानी होलसेलर कितना परचेज करे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से, वो ये पूरे फंक्शन वो मैम डील करवाता है। हाँ, डील कराता है, एग्जैक्टली। वो क्या कराएगा, डील कराएगा, लिंक करवाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एजेंट। तो ये आपके टाइप्स ऑफ क्या थे, ये आपके टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज थे। क्लियर हो गया सबको, टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज। देखो जैसे डीलर जो होते हैं वो आपके रिटेलर होते हैं, ज्यादातर वो क्या होंगे, रिटेलर होंगे आपके, ठीक है। अब जैसे मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, खुद ही अपने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्या कर लिया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि भाई फलना प्रोडक्ट जो मैं बना रहा हूँ, जैसे मैं आईफोन जो है, वो आईफोन को आप डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, आप सेल कीजिए। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट को सेल करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर एक ऑथराइज पर्सन होता है, एक ऑथराइज बॉडी होता है जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मैन्युफैक्चरर के साथ लिंक करता है खुद को, और मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट जो है ना, वो कहीं पर भी दूसरे को बेचेगा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ किसको डायरेक्टली सप्लाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली किसको सप्लाई करेगा, कंज्यूमर। तो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। समझ में आ गया कुणाल? यस मैम। इसमें होलसेल, तो डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर, आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखिए वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, उसको दिखाने के लिए मैं आप लोग को एक दिखा रही हूँ कि जैसे आप लोग को पता है कि नॉर्मल जो कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ऐसा होता है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, राइट। वो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में क्या होगा कि जो आपके प्रोड्यूसर है, होलसेलर है और रिटेलर है, ये जो तीनों है वो साथ में इंटीग्रेटेड फंक्शन करेंगे, यानी साथ में मिल जाएंगे और तीनों मिलकर के कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करेंगे। पहले वाले में क्या था कि प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट को होलसेलर को सेल कर दिया, प्रोडक्ट का पोजीशन होलसेलर के पास चला गया। अब प्रोड्यूसर का कोई लिंक नहीं है उस प्रोडक्ट से, अब उस प्रोडक्ट को कौन बेच रहा है, रिटेलर। अब रिटेलर के पास चला गया, होलसेलर को उससे मतलब नहीं है। अब रिटेलर जो है फाइनली उसको कंज्यूमर को सेल करता था, राइट। तो यहाँ पर हर एक का फंक्शन जैसे दूसरे को ट्रांसफर होता जा रहा था, प्रोड्यूसर ने होलसेलर को दे दिया, होलसेलर ने रिटेलर ने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पर ये तीनों जो है वो आपस में इंटीग्रेट फंक्शन करेंगे, यानी आपस में मिलजुल करके काम करेंगे। जितने भी फंक्शंस है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग का फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन, चैनल को डिसाइड करने का जो भी डिसीजंस एंड फंक्शंस है, वो तीनों मिलकर के करेंगे। कौन कौन, प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर, ये तीनों आपस में मर्ज हो जाएंगे काइंड ऑफ, और उसके बाद क्या करेंगे, कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल जो है, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है, वो आजकल बेसिकली बहुत ज्यादा यूजफुल है।
ये एक कन्वेंशनल जो चैनल है जिसमें आपके मैन्युफैक्चरर जो है वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, होलसेलर से उनको कुछ ऐसा लेना देना नहीं है, होलसेलर को रिटेलर से नहीं है, बट यहाँ पर तीनों आपस में इंटीग्रेटेड रहेंगे। ठीक है, अब इनका मेन रीजन क्या है इस तरीके से काम करने का? उनका मेन रीजन है गोल मैक्सिमाइज, गोल एंड गोल उनका क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ग्रोथ, मतलब प्रॉफिट को जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमाइज करो और बेसिकली फाइनल गोल जो ग्रोथ है आपका वो आप अचीव करो। क्लियर है? तो इसमें कुछ एग्जांपल्स जो है उन्होंने ऐसा यूज किया, कौन कौन से होंगे? जैसे कोको कोला ने भी यही चीज किया है, कोको कोला ने भी किया है, कोको कोला होगा इसमें, ठीक है, कोको कोला भी होगा, जिलेट भी होगा। जिलेट जो शेविंग बेसिकली प्रोडक्ट आते हैं जिलेट के, जिलेट एंड कोको कोला ने यही वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया है। अब वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम जो है इसमें भी आपके और भी कुछ पॉइंट्स आते हैं। अब वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में आपके 3 तरीके के बीएमएस होते हैं वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। एक होता है आपका कॉर्पोरेट, एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटेड और एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्चुअल। एक होता है कॉर्पोरेट, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटेड और एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका कॉर्पोरेट होगा उसमें क्या होगा, जैसे कि इन तीनों में से कॉर्पोरेट बीएमएस में क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर जो है ना वही क्या होगा? ओनर होगा। प्रोड्यूसर विल बी ओनर, उसके पास पूरा का चैनल का ओनरशिप उसी के हाथ में होगा। किसके हाथ में? प्रोड्यूसर के हाथ में। यानी प्रोड्यूसर ही सब चीज को कंट्रोल करेगा। मतलब मिले तो सारे होंगे एक दूसरे के साथ, मतलब इंटीग्रेटेड फंक्शन चलेगा, बट ओवरऑल जो पावर और कंट्रोल होगा वो किसके हाथ में होगा? प्रोड्यूसर के हाथ में होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से होलसेलिंग तक, रिटेलिंग तक सारा का सारा पावर किसका चलेगा? सारा का सारा डिसीजन किसका चलेगा? काइंड ऑफ प्रोड्यूसर का चलेगा। और ये कौन कौन सी कंपनीज होती हैं? ये ज्यादातर कंपनी जो होती है डायरेक्ट मार्केटिंग, मतलब वो डायरेक्ट अप्रोच करती हैं। इसमें कौन कौन सी कंपनी, जैसे टाइटन हो गया, बाटा हो गया, ये जो होती है ये इसके एग्जांपल हो गए कॉर्पोरेट बीएमएस के। ये इनका जो सारा का सारा जो ओनरशिप है एंटायर चैनल का वो किसके हाथ में रहता है? कंपनी के हाथ में, प्रोड्यूसर के हाथ में, मैन्युफैक्चरर के हाथ में। क्लियर हो गया? अब ये क्या क्या चीजें, ये इसका क्या क्या बेनिफिट है कॉर्पोरेट बीएमएस का? ये आपके बाइंग पावर को इंक्रीज करते, ग्रेटर बाइंग पावर। ठीक है, स्टेबल सोर्सेस होता है सप्लाई का, यानी प्रोडक्ट आपको रेगुलर सप्लाई होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है कि प्रोड्यूसर ने मान लो होलसेलर को टाइमली प्रोडक्ट पहुंचा दिया, बट होलसेलर होकर रिटेलर को टाइमली प्रोडक्ट ना पहुंचा रहा हो, तो यहाँ पे फाइनली लेट हो सकता है प्रोडक्ट, डिले हो सकता है प्रोडक्ट कंज्यूमर तक को पहुंचने में प्रोडक्ट का। बट कन्वेंशनल में ये प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन वर्टिकल में इस तरीके का सप्लाई डिले होने का प्रॉब्लम कभी भी आपके सामने नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात कि प्रोड्यूसर का पूरा कंट्रोल होगा होलसेलर एंड रिटेलर पे, किस चीज से रिलेटेड? कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी से रिलेटेड। बट यहाँ पर कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल क्यों नहीं था? क्योंकि पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज पास टू द, मतलब पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट इज पास टू द अदर डिस्ट्रीब्यूटर या फिर इंटरमीडिएट। यहाँ पर क्या है आपके बेनिफिट कि आपके बेटर कंट्रोल होगा, बेटर क्वालिटी होगा, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टाइमली एंड इफिशिएंटली आपके सारे फंक्शंस होंगे। ठीक है, इफेक्टिव चैनल ऑफ कोऑपरेशन होगा, फिर आपका बोल सकते हैं कि बेटर इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बढ़ जाएगी इन शॉर्ट। क्लियर है? तो ये वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम होता है, कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटेड में क्या होगा? इसमें जो है ना आपका अपना पोजीशन को आपको अचीव करना पड़ेगा। अचीव का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर में से जो ज्यादा पावरफुल है, पावरफुल इन टर्म ऑफ द मार्केट शेयर एंड पावरफुल इन टर्म ऑफ द साइज। जैसे हो सकता है कि होलसेलर बहुत बड़ा होलसेलर हो, ठीक है, प्रोड्यूसर से भी बड़ा वो होलसेलर हो। क्लियर है ना? तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटेड बीएमएस जो होगा वो कुछ कम मेंबर के द्वारा अचीव किया जाएगा। क्यों किया जाएगा अचीव? उनके पोजीशन, साइज एंड पावर के हिसाब से। ठीक है, इंडस्ट्री में उनका पावर कितना है, इंडस्ट्री में उनका मोनोपोली कितना है। ठीक है, और जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, यानी होलसेलर, प्रोड्यूसर, रिटेलर में से जो ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसका मोनोपोली ज्यादा हाई होगा, वह पूरे के पूरे चैनल को कंट्रोल करेगा। बट बल्कि कॉर्पोरेट में क्या हो रहा था? कॉर्पोरेट में प्रोड्यूसर कंट्रोल कर रहा था, बट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन एंड अकॉर्डिंग टू द मार्केट शेयर, आपकी इंडस्ट्री का जो पोजीशन होगा, जितना आपका कंपनी जो है या फिर जो भी आपका कोई भी, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, ये जिसका ज्यादा हाई मोनोपोली होगा वही पूरा का पूरा आपके किसको कंट्रोल करेगा? आपके डिस्ट्रीब्यूशन
चैनल को कंट्रोल करेगा। और ये आपके कौन है एडमिनिस्ट्रेटेड में, कुछ आपके प्रॉक्टर एंड गैम्बल होंगे, कुछ कंपनीज इसमें कौन कौन से हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, आईटीसी, आईबीएम, ठीक है। इसमें मेंबर्स इनफॉर्मली अग्री होंगे कॉपरेट करने के लिए एक दूसरे के साथ, एक रूटीन ऑर्डर होगा, शेयर करेंगे इन्वेंट्री, सेल्स इंफॉर्मेशन पास करेंगे, स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि अकाउंट जो होगा आपका एक प्रॉपर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में बनेगा, सारे प्रमोशनल एक्टिविटीज को हम इंटीग्रेट करके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटेड वीएमएस है, दैट इज बेसिक बिकॉज ऑफ द पोजीशन, साइज एंड पावर आपका इंडस्ट्री में जैसा होगा, आप उस हिसाब से बाकी के जो आपके रीसेलर्स और उनके हैं, बाकी के जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, या बाकी के जो आपके मिडल मैन है, इंटरमीडियरीज हैं, उनको आप कंट्रोल करेंगे। तो ये होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटेड वीएमएस। अब आता है कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस। कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस जो होता है, ये बेसिकली आपके ज्यादातर किस में आता है, ये आपके एक तरीके का फ्रेंचाइजी है, एक तरीके का ये फ्रेंचाइजी होता है, ठीक है। जहां पर ये एक फ्रेंचाइजर होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस, ये क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को जो है ना फ्रेंचाइजी के हिसाब से सेल करते हैं। जैसे कि मैकडी ने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए किसी को फ्रेंचाइजी बेच दिया या सेल कर दिया, अब वो उसी सेम कंपनी के नाम से, उसी सेम ब्रांड के नाम से अपना शॉप को स्टार्ट करके प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो यहाँ पर जो वीएमएस होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस होते हैं, वो काइंड ऑफ क्या होते हैं, फ्रेंचाइजर होते हैं। वो आपकी कंपनी का फ्रेंचाइजी ले लेंगे एंड फाइनली जो आपके प्रोडक्ट को या फिर आपके ब्रांड नेम को यूज करते हुए प्रोडक्ट को सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कोक एंड पेप्सी भी जो है उनका भी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है, कुछ फ्रेंचाइजीज या बॉडी शॉप वगैरह, सहनाज हर्बल से जिनका रिटेल चेन चलता है, वो सारे के सारे आपके कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस में आ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा सहनाज हुसैन का ब्यूटी पार्लर आपको हर जगह पे मिल जाएगा। तो क्या लगता है कि कंपनी ने इतने सारे शॉप्स ओपन करवाए, पार्लर्स ओपन करवाए, बहुत सारे लोग ना उनकी फ्रेंचाइजी को लेकर के उनके ब्रांड नेम को यूज करता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस में जो आपके प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर्स हैं, इनका कंसेप्ट नहीं होगा। इनका कंसेप्ट क्या होगा, प्रोड्यूसर जो है अपनी फ्रेंचाइजी को पास ऑन करता रहेगा। बेसिकली किसको फ्रेंचाइजी किसको देगा, जिनको फ्रेंचाइजी परचेज करना है, इंडिविजुअल पर्सन को। और प्रोड्यूसर की जो कंपनी है या जो मैन्युफैक्चरर की जो कंपनी ब्रांड नेम है, उसको यूज करते हुए क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सेल करेगा किसको, कंज्यूमर। तो ये होता है आपका तीनों टाइप का वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। किसी को कोई डाउट है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में? वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में किसी को डाउट है? कुणाल, स्वाति, हामिद? सिस्टम की तरफ। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको देखिए। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम में आप एक चीज ये ध्यान दे सकते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है, ये देखिए, यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिएगा, जहां वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में जो हमारा क्या था, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, मतलब कि जैसे मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर आता है, फिर रिटेलर आता है, ये सारे इंटीग्रेट कर रहे थे। हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग में क्या होगा कि बेसिकली आपके एक ही लेवल के जो कंपनीज होंगे, यानी जो ऐसे कंपनीज जो एक लेवल के हैं, वो सारे आपस में मर्ज होकर के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को चूज करके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3-4 कंपनीज क्या होंगी, मर्ज हो जाएंगे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ऐसा नहीं कि वो ऐसे भी मर्ज हो जाएंगे, फॉर ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस 3-4 कंपनीज विल मर्ज एंड दे आर गोइंग टू यूज अ वन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यानी चारों मिलकर के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मान लो 4 कंपनी अगर मर्ज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो चारों कंपनी आपस में मिलकर के क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जहां पर वर्टिकल जो था, वर्टिकल जो था वो इस तरीके से चल रहा था, देखिए इस तरीके से चल रहा था, वही हॉरिजॉन्टल जो है वो इस तरीके से चलेगा। यानी 4 कंपनी जो है एक लेवल की, वो आपस में इस तरीके से क्या करेंगी, मर्ज हो जाएंगे चारों, और एक ही, ये सारे मिल गए आपस में, और इन लोगों ने मिल करके क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया सिंगल, इस तरीके से। समझ में आया, क्लियर हुआ? चारों मिल करके इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग करेंगी। यानी चारों जो होंगी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर कंपनीज की बात हो रही है कि 4-5 कंपनी एक लेवल की मिल करके बेसिकली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगी प्रोडक्ट का। हॉरिजॉन्टल और वर्ड आती है, कौन कौन सी कंपनीज है। तो जो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम होती है, 2 या 2 से ज्यादा जो रिलेटेड कंपनीज है,
या फिर अनरिलेटेड है, जरूरी नहीं है इनका रिलेशन हो, जैसे कोक पेप्सी सब क्या है, रिलेटेड कंपनी से एक जैसे प्रोडक्ट में डील कर रही है। अनरिलेटेड जैसे एक बॉटल बनाने वाली कंपनी और एक स्पेक्स बनाने वाली कंपनी अनरिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से दो या दो से ज्यादा जो कंपनीज हैं आपकी, वो क्या करेंगे, रिलेटेड और अनरिलेटेड, वो एक ही लेवल पे मतलब वर्क करेगी एट सेम लेवल और एक साथ आ जाएगी, कम टुगेदर फॉर एक्सप्लॉइट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, यानी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए। और साथ में आने के बाद ये क्या करेंगी, इनके पास ऑप्शन होगा, दे विल गेट द ऑप्शन, मतलब श्योरिटी नहीं कि सब कुछ ये डिसाइड करे, बट दे विल गेट द ऑप्शन कि यार चाहे तो कैपिटल, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, मार्केटिंग स्ट्रेंथ, प्रमोशन सबको मिला ले, चाहे तो, जरूरी नहीं है। और उसके बाद इनको सबको, हर एक कंपनी को जो है एडवांटेज जो है वो अलग अलग भी होगा और साथ में भी होगा। दे विल गेट द एडवांटेजेस ऑफ टुगेदर वाला में भी होगा मतलब एडवांटेज, और अलग अलग भी हो सकता है इनको एडवांटेज। जैसे कोका कोला है वो आप अलग से भी पीते हैं ना खरीद करके, मैकडी में जाओगे या फिर डोमिनोज में जाओगे वहां भी कोक मिल जाता है कि नहीं, मिल जाएगा ना। तो एक सिंगल आप एडवांटेज तो उठा ही रहे हो, सिंगल एडवांटेज तो आप ले रहे हो कि कोक जो है वो मार्केट में ऐसे नॉर्मली भी अवेलेबल है, एंड दैट इज ऑल्सो अवेलेबल विद द डोमिनोज। क्लियर है, क्योंकि डोमिनोज ने टाई अप कर लिया किसके साथ, कोक के साथ। हाँ बोलो स्वाति। लेकिन वहाँ डिफरेंस करते, ध्यान से सुनिएगा, वो अपनी प्रोडक्ट को सप्लाई कर देती है। अब उस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से पैकेट्स में आप प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से आप उसको कंज्यूमर को ऑफर कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी मैक्डी पे या फिर डोमिनोज पे डिपेंड करता है। इसीलिए उनका जो कंटेनर होता है दैट इज वेरी मच डिफरेंट एंड दैट इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, बट द प्रोडक्ट क्वालिटी इज अराउंड लगभग सेम होता है, बट वो रिप्रेजेंट या फिर उसमें ऑफर करने के टाइम पे उसमें आइस वगैरह एड ऑन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज है बस वही है कि इस तरीके की जो ज्वाइनिंग वाली जो रिलेशनशिप हॉरिजॉन्टल में बनता है, उसकी वजह से जो आपके कॉम्पिटिटर्स जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे आप बेटर तरीके से compete भी कर सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो कॉम्पिटिटर होती है और वो ज्वाइन कर लेती हैं आपस में, तो वहाँ कॉम्पिटिशन का सिनेरियो ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट जो है वो टेम्पररी भी होता है, कई बार कुछ परमानेंट बेसिस पे भी होता है। जैसे कोका कोला ने भी ये चीज किया है, नेस्ले के साथ ज्वाइन कर लिया है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, नेस्कैफे ने नेस्टी के साथ कर लिया है रेडी टू ड्रिंक कॉफी के लिए, टीवीएस वर्लपुल एंड ओनिडा ने भी वॉशिंग मशीन के लिए ज्वाइन कर लिया। यानी एक या दो प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सेल करने के लिए, प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कई बार इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं कंपनी। एक आता है आपका मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम। तो मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम में शॉर्टकट में याद रखेगा कि ऐसे चैनल्स जो बहुत सारे चैनल्स को, ऐसी मार्केटिंग या फिर ऐसे कंपनी जो बहुत सारे चैनल को यूज कर रहे हैं, 5-6 चैनल को यूज कर रहे हैं, दे आर नोन एज मल्टी चैनल, ठीक है। तो हर एक चैनल में आपके डिफरेंट इंटरमीडियरीज भी हो सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिड बोल सकते हैं, यानी एक से ज्यादा आपके चैनल्स होंगे, ठीक है। ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो गया, जैसे कुछ दिल्ली के शॉप हैं जो वो ऑनलाइन भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, ऑफलाइन भी सेल करते हैं, तो ये ड्यूअल क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी एक से जब ज्यादा आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चैनल को चूज करते हैं तो इसको कहते हैं मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम या मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जैसे कोको कोला वगैरह है वो डायरेक्ट सप्लाई करता है, मैकडी को भी करता है, फास्ट फूड जो कंपनी उसको भी करता है, बहुत जगह पे वो डायरेक्ट सेल भी करता है, मतलब इनडायरेक्ट वे में भी मिलता है वो आपको, मतलब फास्ट फूड चेन में भी मिल जाएगा आपको, जिसका भी एग्जाम्पल दे ही रहे थे, और साथ साथ आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगा, ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाएगा, फ्लिपकार्ट में देखिएगा तो ऑनलाइन भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन किसी में भी देखिएगा तो ये होते हैं आपके मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम, जहां पर आप बहुत सारे जो कंपनीज हैं, मतलब बहुत, कोई भी कंपनी बहुत सारे चैनल को चूज करती है, एक चैनल पे डिपेंडेंट नहीं होती, बहुत सारे चैनल पे डिपेंडेंट होती है। अब इसका रीजन क्या है मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कोई क्यों चूज करे? तो मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कभी भी अगर आपका कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है चैनल हैम्पर हो जाए, हिंड्रेंस, रुकावट बन जाए, फिर या तो कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे केस में आपका जो सेल है वो दूसरे मीडियम के थ्रू मार्केट में होता रहे, ठीक है। जैसे आपका ऑफलाइन प्रॉपरली नहीं चल रहा तो आपका ऑनलाइन सेल होता रहे, ऑनलाइन नहीं चल रहा तो आपका ऑफलाइन होता रहे, आपका शॉर्ट या डायरेक्ट चैनल नहीं चल रहा तो आप इनडायरेक्ट चैनल से बेचते रहो प्रोडक्ट को,
तो ये आपके पास बहुत सारे इसके लिए ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मल्टी चैनल की वजह से। अगर आप एक ही चैनल पे डिपेंडेंट रहोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आएगा, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर ओवरऑल सेल्स। बट इन द केस ऑफ द मल्टी चैनल यू हैव सो मेनी ऑप्शंस एंड यू कैन प्रोवाइड द प्रोडक्ट बाय द डिफरेंट मीडियम। तो ये होता है आपका मल्टी चैनल का, ठीक है। लेकिन मल्टी चैनल वही कंपनी ज्यादातर यूज करती हैं जो रिनाउंड हो, जो फाइनेंशियली हो, ठीक है, या बड़ी कंपनीज हो, और या तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जो कंपनी डील कर रही हो। तो यहाँ पर सुटेबिलिटी में हम कह सकते हैं जो फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हो, जो बेसिकली जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती हूँ, ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रही हूँ, मतलब ये सारी कंपनी ज्यादातर मल्टी चैनल को यूज करती है। क्लियर हो गया? मल्टी चैनल मार्केटिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, फिर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल मार्केटिंग, और फिर आपका कॉन्ट्रैक्चुअल था, एडमिनिस्ट्रेटेड था, और एक और क्या था, कॉर्पोरेट। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, यानी प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स, और लास्ट में अभी मैं इसके बाद वाला जो चैप्टर करवाऊंगी प्रमोशन मिक्स उसका। हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द टॉपिक व्हाटएवर वी डिस्कस इन दिस क्लास? नो मैम। कुछ पूछना है? एक बार रीड आउट